हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल टॉपिक IQ में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी उड़ान के बारे में जो बहुत जल्दी न सिर्फ खुद बल्कि अनेक भारतीयों के सपनों को भी लेकर धराशायी हो गई। जी हां, मैं बात करने वाली हूं विजय माल्या और उनकी किंगफिशर एयरलाइंस के बारे में। भगोड़े शराबी कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत ने दिवालिया घोषित कर दिया है। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों ने एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब भारतीय बैंकों द्वारा दुनिया भर में फैली माल्या की संपत्ति को जब्त करना आसान होगा। माल्या देश से भागने के एक साल बाद 2017 से भारत में अपने प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि इस आदेश के बाद ये सवाल उठता है कि भारतीय बैंक अपने कर्ज की भरपाई कैसे कर पाएंगे। इस केस में ब्रिटेन के कानून के मुताबिक अनिवार्य रूप से माल्या को अब अपने सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ अपनी शेष संपत्ति एक दिवालियापन ट्रस्टी यानी बैंकक्रप्टी ट्रस्टी को सौंपनी होगी। ये ट्रस्टी आगे की जाँच करेगा और उसकी संपत्ति व देनदारियों का निर्धारण करेगा। इस मूल्यांकन का उपयोग भारतीय बैंकों के संघ द्वारा बैड लोन के भुगतान करने के लिए किया जाएगा। हिंदुस्तान में साल 2013 के आसपास माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड फेल हुई। माल्या द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय बैंकों के 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन डिफॉल्ट हुए। इसके बाद माल्या प्रवर्तन निदेशालय यानी ED, CBI, SFIO और SEBI की जांच के दायरे में है। कर्ज देने वाले बैंकों की लिस्ट काफी लंबी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, UCO बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और JM फाइनेंशियल एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। 65 वर्षीय विजय माल्या बेंगलोर स्थित यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड यानी UBHL का अध्यक्ष और किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक था। इस एयरलाइंस को माल्या ने साल 2003 में लॉन्च किया था। एयरलाइंस ने 2005 में सिंगल क्लास इकोनॉमी के रूप में परिचालन शुरू किया था। साल 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने कम लागत वाली वाहक एयर डेक्कन को खरीदने का फैसला किया, जो उस समय कर्ज में थी। खरीद को 2008 में अंतिम रूप दिया गया था। किंगफिशर एयरलाइंस ने एयर डेक्कन की मूल कंपनी डेक्कन एविएशन में लगभग 46% हिस्सेदारी के लिए तकरीबन 550 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और इसके तुरंत बाद ही मार्च 2008 में माल्या की एयरलाइन ने घाटा दर्ज करना शुरू कर दिया। तेल की बढ़ती कीमतें भी एक कारण थी। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से उसका कर्ज बढ़ना शुरू हुआ। अगले कुछ सालों में एयरलाइन ने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 50% लोन ले लिया। ग्लोबसन बिजनेस स्कूल कोलकाता ने साल 2013 के किंगफिशर एयरलाइन पर एक केस स्टडी की थी। इस स्टडी के मुताबिक कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से कभी भी प्रॉफिट की सूचना नहीं दी। साल 2012 तक एयरलाइन ने अपने सभी परिचालन बंद कर दिए क्योंकि वो खर्चों को नहीं उठा पा रही थी। साल 2013 में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने UBHL से 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की वापसी के लिए संपर्क किया। कंपनी ने अपने कर्ज का भुगतान नहीं किया था। साल 2014 के अंत में UBHL जो एयरलाइंस की गारंटर थी, उसने इसे एक विलफुल डिफॉल्ट घोषित कर दिया। इसके बाद मार्च 2016 में माल्या ब्रिटेन भाग गया। फरवरी 2017 में भारत ने माल्या के एक्स्ट्राडिशन के लिए ब्रिटेन को अनुरोध भेजा। तब से माल्या भारत में अपने एक्स्ट्राडिशन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन वहां जमानत पर है। इस तरह मामला ब्रिटेन की अदालत तक पहुंचा। अप्रैल 2012 में यूके के एक उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी अपील को खारिज कर दिया। उस समय जज ने उनके खिलाफ आदेश में कहा, माल्या जिसने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, भारत में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और ऋण निधि के डायवर्जन के आरोपों का सामना कर रहा है। किंगफिशर एयरलाइंस सहित उनकी कुछ कंपनियों पर कंपनी अधिनियम 2013 और पूंजी बाजार नियामक द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन के आरोप हैं। तो ये थी किंगफिशर एयरलाइंस के पतन की कहानी कि किस तरह से इसकी उड़ान धराशायी हो गई। किंगफिशर एयरलाइंस का नाम शायद ही कोई भारतीय अपने जीवन में भूल पाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।